हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसी को भी हम जो है एक क्विक रिवीजन के हिसाब से देखेंगे और अलोंग विद दैट जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे टॉपिक वाइज हम उन सबको भी जो है एक तरह से कवर करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है कि क्या बच्चों कि हमें एक ओवरऑल आइडिया है हमारे प्रीवियस क्लासेस में से कि क्या हम एसिड और बेसिस के बीच में इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। किस हिसाब से कर पाते हैं, जैसे क्या होता है कभी भी अगर हम फूड खाते हैं या फिर खाना खाते हैं, अगर वो खट्टा लगता है कि बोलते हैं कि क्या इनमें एसिड प्रेजेंट है या फिर ये जो है एक एसिडिक फूड है। उसी सेम तरह से अगर कोई खाना हम लोग खाते हैं और वो कड़वा लगता है तो हम इसको क्या बोल के कह सकते हैं बच्चों, बेसिस बोल के कह सकते हैं। इवन वही सेम तरह से अगर बात किया जाए, अगर किसी पर्सन को ऐसे हाइपर एसिडिटी हुआ है या फिर जैसे कि ओवर ईटिंग के वजह से हो गया या फिर इंडाइजेशन की वजह से किसी पर्सन को अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें उसको क्या देना चाहिए, हमें कुछ ऐसा चीज देना चाहिए जो एसिड के जो रिएक्टिविटी को हो रहा है या फिर उसके एसिड के वजह से एक पर्सन को जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे उभरने के लिए हमें कुछ ऐसा देना चाहिए ताकि उसका एसिडिटी जो है वो कम हो सके। और हमें क्या देना चाहिए, एक बेसिस का सॉल्यूशन देना चाहिए, ना कि हमें उसमें लेमन का जूस देना चाहिए या फिर विनेगर का जो है वो सॉल्यूशन हमें उसको देना चाहिए। तो इतना जो है हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को एक ओवरऑल क्या क्या था बच्चों, एसिड और सोर इन टेस्ट, जितने भी एसिड होते हैं ये सोर टेस्ट वाले होते हैं, हो गया। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये जब भी किसी लिटमस पेपर के या फिर किसी इंडिकेटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, हो गया। वरज अगर बेसिस का बात किया जाए, बेटर टेस्ट वाले होते हैं और ये क्या करते हैं बच्चों, रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, हो गया। तो यहाँ पे बात आता है कि हमें जो है ये एसिड को टेस्ट करने का क्या जरूरत है। तो जैसे कि मान के चलो बच्चों, आपको जो है वो 2 टेस्ट ट्यूब दिया गया है और आपको जो है बोला जाता है कि आप इनमें से बताओ कि कौन सा एसिड है और कौन सा जो है वो बेस है। तो हम जानते हैं कि बच्चों क्या होता है, ये जो एसिड होते हैं या फिर बेस होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी को जो है हम यूज कर सकते हैं, बट कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो कि हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हो गया। तो यहाँ पे बात आता है, हमें तो टेस्ट करके तो हम लोग बता नहीं सकते, चख के तो नहीं बता सकते कि नहीं ये जो है वो एसिड है या फिर बेस है। तो हमें इसको बताने के लिए क्या करना पड़ता है, हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिनको क्या कहा जाता है बच्चों, इंडिकेटर बोल के कहा जाता है। और उसी इंडिकेटर क्या करते हैं, जब भी ये एसिड के कांटेक्ट में आ जाते हैं या फिर बेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये अपना कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। समझ में आया। तो इंडिकेटर क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर व्हेनेवर दे कम इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाए किसके बीच में, एसिड और बेसिस के बीच में। तो ये इंडिकेटर का बात जब भी आता है बच्चों, इंडिकेटर हमें 2 तरह से देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, हो गया, जो हमें नेचर से मिल जाता है, और एक होता है क्या बच्चों, एक होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हम लोग 2 इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास क्या, एक लिटमस पेपर, हो गया, या फिर लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी ये आ सकता है। देन हम लोग पढ़ेंगे आपका टर्मरिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिटमस पेपर क्या होता है। अगर लिटमस पेपर का बात किया जाए बच्चों, ये लिटमस 2 फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं। आइदर ये हो सकता है ये लिक्विड फॉर्म में हमें देखने के लिए मिले, या फिर ये हो सकता है हमें किस फॉर्म में देखने के लिए मिले, आपका जो है वो पेपर के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। तो जनरल लिटमस पेपर का बात किया जाए तो ये क्या होता है, ये एक पर्पल कलर का डाई होता है और इसको कहां से मिलता है, ये एक प्लांट होता है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ लिचेन या फिर लाइकेन प्लांट से ही मिलता है। समझ में आएगा। ये आपका थैलोफाइटा ग्रुप है, ये हमें पढ़ना नहीं है, बट ये क्या होता है, ये पर्पल कलर का एक डाई होता है, हो गया। और जब भी इसी डाई को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये पर्पल कलर का होता है, बट इसको अगर हम एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो इसका कलर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी पर्पल कलर को अगर हम बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। इवन बात करते हैं जो पेपर फॉर्म में हमें देखेंगे, तो पेपर हमें कौन कौन से फॉर्म में देखने के मिलते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है बच्चों, ये एसिड के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन जो है वो शो नहीं करता, बट बेसिक के साथ
ये जो कन्वर्ट हो जाता है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ये एसिड के साथ क्या होता है बच्चों, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बट बेस के साथ ये किसी भी तरह का कलर का चेंज नहीं करता। ये जो है हमें याद रखना है। रेड कलर का लिटमस पेपर वो एसिड के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा, बट बेस के साथ जब भी आता है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, एसिड के साथ रेड कन्वर्ट करेगा, लेकिन बेसिस के साथ किसी भी तरह का चेंज जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल इंडिकेटर दिया गया है वो क्या दिया गया बच्चों, जो टर्मरिक। लेट मान के चलो कि अगर हम कुछ खाना खाते हैं और उसमें से जो हल्दी का दाग जो है हमारे कपड़े में लग जाता है, और उसी क्लॉथ्स को अगर हम सोप के सॉल्यूशन जो कि एक बेस होता है उसमें अगर डुबो देते हैं तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये रेडिश ब्राउन कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से हम लोग क्या समझे कि जो टर्मरिक जो होता है ये बेसेस के कांटेक्ट में आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। उसी हिसाब से हमारे पास दो और इंडिकेटर आते हैं जिसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर बोल के कहते हैं, और जिनको ज्यादा से ज्यादा यूज किसमें किया जाता है, लैबोरेटरीज में किया जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो कि नॉर्मली आपका ऑरेंज कलर का ही होता है, और एक होता है आपका फेनोप्थिलीन। तो अभी बात आ जाता है कि ये मिथाइल ऑरेंज कैसे रिएक्ट करता है एसिड और बेसिस के साथ। तो ये मिथाइल ऑरेंज का जब भी बात किया जाए बच्चों, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ जो होता है वो रेड कलर शो करता है। मिथाइल ऑरेंज प्लस अगर हम एसिड का बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेड कलर शो करेगा। बट अगर हम बात करते हैं बेस के साथ ये कौन सा कलर शो करेगा, ये येलो कलर जो है वो शो करेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम फेनोप्थिलीन का बात करते हैं तो ये एसिड के साथ किसी भी तरह का कलर जो है वो चेंज नहीं करेगा, बट अगर हम बेस के साथ कंसीडर करते हैं तो इसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, बेस के साथ इसका कलर जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जितना भी अभी हम लोग पढ़े बच्चों, इसको जो है आप लोग थोड़ा सा याद रखे रहना, क्योंकि इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक को अभी और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे हमें क्या क्या दिया गया है देखते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एसिड और बेसिस के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे याद रखे रहो कि क्या होता है, जितने भी एसिड होते हैं इन सब में एक चीज प्रेजेंट रहता है जो कि होता है क्या, H+ आयन। जितने भी एसिड होते हैं बच्चों उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, आपका H+ आयन, और जितने भी बेसिस होते हैं इनमें OH- आयन प्रेजेंट रहता है। तो जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपका H प्रेजेंट है वो सारे के सारे एसिड होंगे, और जिनमें OH प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल के कहेंगे बच्चों, बेसिस बोल के कहेंगे। ठीक उसी तरह से हमें जो दिया गया है ये एक्टिविटी 2.1 में क्या दिया गया है देखते हैं। जैसे कि लैबोरेटरीज में हमें जाना है तो हमें क्या मिलता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये तीनों के तीनों बच्चों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। देखिए और इनमें आपका क्या है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, H प्रेजेंट है। बट अगर हम बेसिस का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यहाँ पे आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, का CaOH होल2 आ गया। यहाँ पे भी देखो बच्चों क्या होता है आपका OH। तो जहां पे भी हमें हाइड्रोक्साइड दिख जाएंगे ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, बेसिस वाले होंगे। दैट टू अप टू क्लास 10 तक ही मैं बात कर रहा हूं। तो इन सबको जो है हमें बारी बारी से हमें बताना है कि इनका कलर जो है वो किस में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जितना भी अभी हम लोग पढ़े इन सबको जो है थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, और अभी तो टेबल करने का टाइम नहीं है, लेकिन अब जो है इन्हें कलर का पता करने के लिए बोला गया है बच्चों। तो इन सबको छोड़ने के बाद क्या आता है बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं जो कि एसिड या फिर बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद इनका जो स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है, या फिर जिसको हम ऑर्डर बोल के कह सकते हैं, इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। और हर वो इंडिकेटर जिनका स्मेल चेंज हो जाता है एसिड के कांटेक्ट में या फिर बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद, इसी तरह का इंडिकेटर को हम लोग क्या बोल के कहते हैं बच्चों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोल के कहते हैं। क्लियर है। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, जैसे कि ऑनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्टेड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इन सारे चीजों को एसिड के कांटेक्ट में या फिर बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो इनका कलर जो है वो इनका स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटीज के हिसाब से हमें बताने की कोशिश किया गया है। तो हमें क्या करना है, कुछ फाइनली चॉप्ड ओनियन लेना है और उनको क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग में भर देना है और उसी के अंदर क्या करेंगे, हमें कुछ क्लॉथ जो है, हम छोटे छोटे पीसेस ऑफ क्लॉथ जो है हम लोग इनको भर देंगे, उसको टाइटली पैक्ड करके फ्रीजर में जो है ओवरनाइट के लिए रख देंगे। समझ में आया? उसके बाद उसी का ऑर्डर जो है हम लोग स्मेल करेंगे, उसका स्मेल जो है पहले देखेंगे। उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बेसिस के साथ जो है हमें 1 बाय 1 इनको चेक करना है। तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिला बच्चों, मैं इसको जो है वो पूरा का पूरा जो है वो नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको बस शॉर्टली आप जो है वो बता दे रहा हूं। तो जैसे कि मान के चलो, वही ऑनियन वाले कपड़े को हम लोग फ्रिज में रखते हैं और एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो हमें किसी भी तरह का चेंजेस जो है वो नहीं पता चलेगा। हो गया? तो क्या होगा, ओनियन जो होता है, ओनियन वाले कपड़े को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसी भी तरह का चेंज जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट वही सेम ओनियन वाले कपड़े को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका स्मेल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? उसी सेम तरह से अगर हम क्लोव ऑयल के साथ चेक करते हैं, क्लोव ऑयल के साथ अगर चेक करते हैं तो ये भी एसिड में किसी भी तरह का चेंजेस शो नहीं करेगा, बट बेस में जो रहता है इसका स्मेल जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। लॉस्ट ऑफ स्मेल जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला। वही सेम वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी कुछ सेम के हिसाब से होगा बच्चों। एसिड में किसी भी तरह का कलर स्मेल जो है वो चेंज नहीं होगा, बट बेस में जो है वो वेनिला का जो स्मेल जो होता है ये आपका चेंज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है आपको थोड़ा सा याद रखना। तो ये क्या करते हैं, एसिड या फिर बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद जिनका स्मेल ही चेंज हो जाता है, उसी तरह के इंडिकेटर को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोल के कहते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वही सेम, व्हिच ऑफ दिस वेनिला, ऑनियन, क्लोव कैन बी यूज्ड एज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इनको जो है हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के हिसाब से हम इनको कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। तो हो गया। तो ये था बच्चों एसिड और बेसिस का जो बेसिक प्रॉपर्टी जो होता है, या फिर हमें उनको पहचानना कैसे है, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें एक ओवरऑल आइडिया दें कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो अभी देखते हैं कि ये जो होते हैं ये अलग अलग मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ या फिर बात किया जाए किसी अदर सब्सटेंस के साथ ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है यहाँ पे, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ एसिड और बेसिस जो होते हैं वो किस हिसाब से जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और उसमें जो है हमें क्या लेना है, आपका जिंक ग्रैन्यूल, छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स लेना है। और उसी के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जिसको हम H2SO4 बोल के मैं आपको बताया, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं इनमें ऐड करना है। और इसमें से एक डिलीवरी ट्यूब रहेगा जिसको हम क्या करेंगे, एक सोप सॉल्यूशन के अंदर ही इसको प्लेस करेंगे, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों। तो उसी के साथ क्या हो, जैसे कि हम इसी जिंक ग्रैन्यूल्स में कुछ एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो है छोटे छोटे बबल्स जो है हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। और वही सेम तरीके से जो है वो सोप सॉल्यूशन के बाहर भी जो है हमें कुछ बबल्स जो है वो दिख जाएंगे। और ये जो बबल्स रिलीज होता है इसी को क्या कहा जाता है, इसको हाइड्रोजन गैस बोल के कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस। बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन गैस के पास एक बर्निंग या फिर जलते हुए चीजों को लाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है हम लोगों को क्या करना है, जो गैस जो निकल रहे हैं उसके ऊपर हमें एक बर्निंग कैंडल को दिखाना है। तो जब भी ये बर्निंग कैंडल को हम उनके पास लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, एक पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होता है, द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ए पॉप साउंड। तो क्या हम लोग को क्या याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होता है तो कौन से साउंड आता है बच्चों, पॉप साउंड आता है। और वही सेम एग्जाम्पल को हमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टेस्ट करना है, नाइट्रिक एसिड के साथ टेस्ट करना है, और हमारा CH3COH के साथ भी हमें इसको टेस्ट करना है। और हर एक केसेस में हमें वही सेम रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा कि क्या बन रहा है, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, whenever an acid react with metal it produce the salt, एंड इसी के साथ ये क्या करेंगे, आपका जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसको जो है हम लोग को एक सिंपल इसी के हिसाब से देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, मान के चलो कि हमारे पास क्या था, आपका जिंक था, और इसको हम लोग रिएक्ट किसके साथ किए,
आपका H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसका सिंपल ही बहुत सिंपल होता है। क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले हाइड्रोजन को ही अलग करवा देना है। तो हाइड्रोजन को तो अलग कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो रिलीज हो जाता है। तो बचा क्या, जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो क्या बना बच्चों, ये एक मेटल सॉल्ट है और अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से मान के चलो सोडियम एक मेटल है। सोडियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन को ही अलग कर दो, जो बच्चा वही सॉल्ट है NaCl, जो खाने का जो नमक होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, इनमें से हम लोग को एक कंक्लूजन मिलता है कि क्या जब भी एक मेटल रिएक्ट करता है कुछ एसिड के साथ, तो सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और उसी के बाद क्या होंगे, वो एक मेटल का सॉल्ट भी प्रिपेयर करेंगे। और वही सेम केस किसके साथ होता है, अगर बेसेस को अगर हम किसी के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करें तो यहां पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का क्या बनेगा, हमें एक सॉल्ट बन जाएगा। और इसी रिएक्शन या फिर जो सोडियम जिंकेट है, इसी को बच्चों आप लोग अच्छे तरह से याद रखे रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी रिएक्शन सेम होता है, बेसेस रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, तो यहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स तरह का सॉल्ट जो है हमें यहां पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? देन तो अभी देखते हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। हम अभी बात करेंगे कि मेटल कार्बोनेट जो होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं, वो किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेटल कार्बोनेट का जब भी बात करता है बच्चों, ये किसके बारे में बात करता है, आपका CO3 के बारे में बात करता है। किसी भी मेटल के पीछे अगर हम CO3 लगा देते हैं तो क्या वो क्या बन जाएगा बच्चों, मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। और अगर HCO3 हम लगाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल के कहा जाता है। ये चीज का जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा एक्टिविटी देखते हैं कि एक्टिविटी में हमें क्या बोला गया है। तो सबसे बोला गया है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है यहाँ पे और हमें इन दोनों को जो है वो लेबल कर देना है। एक को लेवल A करना है और एक को लेवल B करना है। ठीक इसी हिसाब से जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब A। जैसे कि ये वाले टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो और एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। हो गया। देन एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। और हमें उसी में टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए में भी हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है और टेस्ट ट्यूब बी में भी हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। तो अभी हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो है हमें एक रिएक्शन के हिसाब से बताया गया है कि क्या होता है बच्चों, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी इनके बीच या फिर इनको अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो इसमें से क्या निकलता है, कार्बोनेट के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होता है, लेकिन अलोंग विद दैट यहाँ पे वाटर भी रिलीज होते हैं और रेस्पेक्टिव सॉल्ट जो है वो बनता है। तो अभी यहाँ पे बात आ जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास कर रहा है बोल के। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले एक्टिविटी में देखिए कि क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जब भी पास करता है तो वो क्या जो है वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। देन व्हाट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर के साथ पास करवाया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे सेम वही चीज ही हमें यहाँ पे करना है कि क्या करना है, जो पे जैसे कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब देख रहे हो जहां से एक आउटलेट पाइप या फिर एक डिलीवरी पाइप जो है वो निकला हुआ है और जिसमें से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब और लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या रखे हैं, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखे हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। हम चैप्टर 1 में भी इसको पढ़े हैं। तो जब भी ये CaOH2 में या फिर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी पास करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, CaCO3 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट में फॉर्म हो जाएगा या फिर मिल्की कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलेगा। बट ये रिएक्शन तब उल्टा हो जाता है जब भी एक्सेसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है। जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है देन ये क्या बनता है, Ca या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है और वो होता है आपका क्या, एक्वस सॉल्यूशन में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है।
समझ में आया बच्चों? तो ये बस एक ही वर्ड के हिसाब से आप लोग इसको याद रखो, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये क्या बनेंगे, रेस्पेक्टिव सॉल्ट तो बनेंगे, लेकिन अलोंग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और उसी के साथ हमारा वाटर भी जो है वो फॉर्मेशन होता हुआ हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप इसी को ही याद रख लिए बच्चों तो ये सारे के सारे जो है हो जाएंगे। बस आपको ये दोनों के दोनों रिएक्शन को थोड़ा सा याद रखना है। ये किसके लिए करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है बोल के हमें पता कैसे चलेगा, अगर हम इसी को लाइम वाटर के साथ ही पास करवाएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अगर एक्सेसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? देन अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी बात आता है कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। अभी हम लोग एसिड को मेटल के साथ देख लिए, एसिड को आपका जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग देखते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ भी हम देख चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है हमें चेक क्या करना है, एसिड जो होते हैं ये बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसको चलिए एक हिसाब से हम लोग देखते हैं। टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, आपको ये वाला जो दिया गया है यहाँ पे जितने भी आपको एसिड और बेसिस के एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, इनको आपको पूरा अच्छे तरह से थोड़ा सा पढ़ना है। तो OH लगा है तो हमारा ये क्या हो गया, ये एक बेस है। तो यहाँ पे जो दिया गया है बच्चों, तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है जो कि एक बेस है। हो गया सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो है इसके ऊपर हमें ऐड करना है। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जब भी फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन को डाला जाता है बेस के पास तो ये कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पिंक कलर में। ये क्या होता है, एक पिंक कलर जो है वो शो करता है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे बोला गया कि आप ऑब्जर्व करो बोल के यहाँ पे जस्ट बोला गया है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, पिंक। देन वहीं पे हमें क्या करना है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, उसमें क्या करना है, हमें एसिड डालना है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है हमें उसके अंदर जो है वो एसिड को डालना है। तो इज देयर एनी चेंज इन कलर इन द रिएक्शन ऑफ मिक्सचर। तो धीरे धीरे हम लोग क्या देखेंगे कि जो पिंक कलर में जो कन्वर्ट हुआ था जो सॉल्यूशन, वो फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से जो है वो कलर लेस हो जाएगा। अगेन अगर सेम तरह के रिएक्शन को अगर हम कंटिन्यू करते, फिर से अगर हम उसमें क्या करेंगे, फिर से बेसिस अगर डाला जाता है, वो फिर से आपका क्या होगा, फेनोप्थिलीन का जो कलर जो रहेगा वो फिर रीअपियर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, चाहे एसिड के साथ बेस को हो या फिर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं या फिर एक दूसरे की जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसको कैंसल आउट कर देते हैं। एंड एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, एक रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है और उसी के साथ आपका जो है वो वाटर बनता है। अगर इसी रिएक्शन को हमें अच्छे से याद रखना है तो क्या लिखेंगे, बेस प्लस एसिड, तो ये क्या बनेंगे, हमारा सॉल्ट बनेंगे और अलोंग विद दैट वाटर जो है वो फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा बच्चों, जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन किया जाए तो सॉल्ट बनेगा एंड वाटर जो है हमें बनता हुआ दिख जाएगा। समझ में आया? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं एसिड का। तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो अभी हमें बताना है कि ये जो एसिड होते हैं ये मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। अभी मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, तो नॉर्मली आप इसको इसी सब से समझो कि क्या होता है, कोई भी एक मेटल हो गया, जैसे कि हमारे पास है आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, तो इनके पीछे अगर हम O लगा देते हैं तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं बच्चों, मेटालिक ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हमें बस वही सेम एग्जांपल दिया गया है। अगर हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक कॉपर लेना है या फिर कॉपर ऑक्साइड हमें लेना है। कॉपर ऑक्साइड को हमें क्या करना है, HCl के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, रिजल्ट बोला गया है। तो यहां पे रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो हमारा वाटर जो है हम अलग कर देंगे और बचा क्या, कॉपर क्लोराइड जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसको बैलेंस कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसी केसेस में भी हमारे पास क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है। और यहाँ पे जो है कॉपर क्लोराइड का आपको कलर याद रखना, और वो कौन से कलर का होता है बच्चों, वो ब्लू ग्रीन कलर का ही होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो रिएक्शन है और ऊपर वाला ये जो रिएक्शन है,
ये दोनों के दोनों सेम ही रिजल्ट या फिर सेम तरह का ही प्रॉपर्टी जो है वो शो कर रहे हैं। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। देन मेटालिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसी केसेस में भी हमें सॉल्ट और वाटर जो है वो बन के आ रहा है। तो यहां से हम लोग एक चीज तो कंफर्म कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं या फिर वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो यहां पे हमें याद रखना है कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर वाला होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे बुक में और क्या दिया गया है। तो नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन। अच्छा चलो इसको तो हम लोग लिख लिए। सिंस द मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड। एसिड और बेस के साथ हमें जो है वो एक सिमिलर तरह का रिएक्शन जो है हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या हो गया? मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बच्चों? वो बेसिक नेचर वाले होते हैं। तो अभी बात आता है कि रिएक्शन ऑफ है नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो बेस के साथ वो क्या बनेगा? जैसे कि क्या हो गया बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये जब भी ये रिएक्ट करेंगे एक बेस के साथ, इसी केसेस में भी हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? हमें वाटर प्लस सॉल्ट जो है हमें यहां पे देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया? और यहीं से हम लोग और एक भी चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? एसिडिक नेचर वाले ही होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अभी बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या आता है। तो सबसे पहला दिया गया द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज। तो हमें यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि जो लिटमस का सॉल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है। और अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि सॉल्यूशन का कलर क्या होता है बच्चों? वो पर्पल कलर में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। पर्पल कलर के अलावा हमें रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दो अलग अलग से देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यहाँ पे सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए, सॉल्यूशन किस कलर का होता है बच्चों? ये पर्पल कलर का होता है। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी जो स्मेल के रिलेटेड हमें ये पूछा गया है। तो फेनोप्थिलीन जो होता है बच्चों ये यूज होता है लैबोरेटरीज में। टर्मरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो हमारा वेनिला जो है बच्चों ये क्या है? ये हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है Which of the following properties are shown by dilute hydrochloric acid। तो ये क्या है? एक चीज तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। हो गया? तो एसिड किस किस तरह से ये रिएक्ट करता है अभी देखते हैं। तो इट टर्न्स ब्लू टू रेड, ये हमारा ऑप्शन राइट है क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा। इट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये नहीं करता है बच्चों, ये ऑप्शन हमारा गया। देन इट रिएक्ट विद जिंक एंड ए गैस इज इवॉल्व। हाँ ये होता है, अगर इसी को अगर जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो कौन सा गैस निकलता है बच्चों? ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करवाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। देन इट रिएक्ट विद सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव्स ब्रिक्स डिफरेंस, ये नहीं होता बच्चों। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है और उसी के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटालिक ऑक्साइड आर, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बच्चों? वो बेसिक नेचर वाले होते हैं। whereas जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर वाले होते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Few drop of red litmus solution were added to each of the following sample. Which of or which one turns red litmus to blue? तो हमें यहाँ पे बताना है कौन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में। तो हमेशा ये याद रखना रेड टू ब्लू कब होता है बच्चों? जब भी हमारा सॉल्यूशन अगर बेस हो, अगर हमारा सॉल्यूशन बेस हो तब जाके ये रेड लिटमस पेपर ये आपका किस में कन्वर्ट होता है? आपका ब्लू में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? और उसी के हिसाब से हमारा क्या है? डिस्टिल वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है, अल्कोहल भी आपका एक एसिड भी होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी। सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
नेचुरल सोर्सेस कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हमारे टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिंक रिएक्ट विथ एन एसिड एज वेल एज विथ बेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जिंक जो होता है वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जैसे हम लोग अभी देखे हैं सोडियम जिंकेट बनता है, हो गया। तो यहाँ पे और एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी जो है वो रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे वो क्या बात किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द जिंक। तो जो एसिड के साथ बेसिस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इनको एम्फोटोरिक बोल के कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड से ब्लू के बारे में बात कर रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ व्हिच, तो रेड से अगर ब्लू बन रहा है तो इसके साथ आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बेस ऐड किया जा रहा है। तो अभी बोला गया है एक्सेस एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द। तो क्या जोड़ने से हमें जो है वो ब्लू से रेड मिलेगा, ऑब्वियसली हमें जो है वो एसिड ऐड करेंगे। और एसिड किसमें होता है बच्चों, एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। क्लियर है यहां तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है उसी के वर्ड के फॉर्म में हमें बताना है। और हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि क्या होता है, एसिड प्लस बेस विल गिव वाटर प्लस सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बच्चों इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, ये किसका जो है वो केमिकल फॉर्मूला बोला गया है। तो यहाँ पे बुक में आप जब भी देखोगे वहां पे जो कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया है तो ये तीनों का ही फॉर्म है बच्चों। ये लाइमस्टोन को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, चौक को भी कंसीडर कर सकते हैं, अलोंग विद दैट मार्बल को भी। तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा, ऑल ABC, ये होगा क्या बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड ऐड कर रहे हैं टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ या फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न करें तो ये क्या हो जाते हैं, ये टर्न हो जाते हैं किसमें, ब्लू ग्रीन कलर में। अगर आप लोगों को रिएक्शन अभी अभी जो हम पढ़े हैं अगर याद है तो ये किसके वजह से होता है बच्चों, ये होता है हमारे कॉपर क्लोराइड की वजह से। क्लियर है बच्चों। देन नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement is true for acid? एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है। एसिड तो आपका जो है वो 100 रहेगा, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। 100 और 100 दिया गया है, ये दोनों ऑप्शन को अभी हम लोग कंसीडर करते हैं। एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी हमारा गया क्योंकि वो जो है वो रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, सी ही आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हिच सॉल्यूशन विल चेंज ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड कर रहा है तो कोई एसिड सॉल्यूशन ही होगा। और एसिड हमारे में यहाँ पे कौन सा जो है वो एसिड सॉल्यूशन है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हिच इज ए सॉल्युबल बेस इन वाटर, हमें बताना है कि सॉल्युबल बेस कौन सा है। तो यहाँ पे आएगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्युबल बेस है जो कि वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो ये था बच्चों कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं अभी हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है बच्चों वो क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। तो अभी हमें पता करना है कि सारे के सारे जितने भी एसिड होते हैं या फिर बेसेस होते हैं इनमें कॉमन क्या चीज होते हैं। तो जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि क्या होता है, जितने भी एसिड होते हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होता है। क्यों सिमिलर होता है, क्योंकि जब भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। ये बात तो हम लोग पता चल गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि सारे के सारे एसिड में तो हाइड्रोजन तो रिलीज होते ही हैं। तो क्या हर वो सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये सारे के सारे जो है वो एसिड हैं बोल के यहाँ पे हमें प्रूव करना है या फिर हमें एक एक्टिविटी के हिसाब से हमें देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बोला गया है कि क्या होता है, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे कि हमें पता है बच्चों कि क्या होता है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है C2H6H12O6। और यहाँ पे अल्कोहल, किसी भी अल्कोहल का अगर बात किया जाए तो उसी अल्कोहल में भी हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों, हाइड्रोजन का प्रेजेंस रहता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड होते ही हैं। तो अभी देखते हैं कि इसको जो है हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि जिसमें भी
आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं या नहीं होते। तो एसिड का एक प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है बच्चों, हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे कि क्या होता है, एसिड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हम लोग उसी को ही टेस्ट करने वाले हैं। तो हमें क्या लेना है, एक बीकर लेना है और उसी बीकर में हमें एक कॉर्क लेना है और उसी कॉर्क में 2 कीले जो है वो लगा देना है या फिर 2 नेल को जो है वो फिक्स कर देना है, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो गया। देन कनेक्ट द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी, और इन दोनों को जो है हमें क्या करना है बच्चों, एक 6 वोल्ट बैटरी, जैसे कि यहाँ पे आप स्विच देख पा रहे हो, इसी के साथ जो है हमें इसको कनेक्टेड करना है। देन नाउ पोर सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बीकर, अभी हम लोग को क्या करना है, उसी में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोर करना है और स्विच ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज मार्क करना है बच्चों, क्या होता है जब भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टेस्ट करेंगे या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करना चालू हो जाएगा या फिर बल्ब जो है वो जलना चालू हो जाएगा। और वही सेम चीज अगर हम ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल के साथ अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जो है वो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हाइड्रोजन गैसेस जो होते हैं, हो गया, ये एक आयन के फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन की वजह से ही ये बल्ब जो होते हैं ग्लो करते हैं। बट अगर ग्लूकोज का बात किया जाए या फिर अल्कोहल का बात किया जाए तो यहाँ पे किसी भी तरह का आयन के फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो वही सेम चीज को ही यहाँ पे दिया गया है, द बल्ब will start glowing in the case of acid। अगर एसिड के केसेस में हम बात करते हैं तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करना चालू हो जाएगा। बट will you observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity। तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज और अल्कोहल में किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बात कंफर्म हो गया कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं ये वाटर के साथ में क्या फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, आयंस जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो एसिड कंटेंट H+ आयन, एसिड में क्या होता है आपका H+ आयन जो है वो बनाते हैं और बाकी सारे के सारे जो है वो Cl- हो गया, NO3- हो गया, ये सारे के सारे जो, तो एसिड में क्या प्रेजेंट है, एक तो कैटायन प्रेजेंट रहता है, जो पॉजिटिव चार्ज वालों को कैटायन और जो नेगेटिव चार्ज वाले को रहते हैं इनको क्या कहा जाता है बच्चों, एन आयन बोल के कहा जाता है। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो होते हैं आयन फॉर्मेशन करते हैं और उसी आयन की वजह से ही हमारा करंट जो है वो पास करता है एंड दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। और ये जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ये जो एक्वस फॉर्म में क्यों होते हैं अभी हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। हो गया, तो यही रहते हैं आपका एसिडिक प्रॉपर्टी का कुछ रेस्पॉन्सिबल होते ही है। हो गया, और वही सेम चीज को हो गया रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्काली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब भी हम इसको किसी अल्काली के साथ भी अगर रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अल्काली यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो कुछ बेसेस ऐसे होते हैं बच्चों जो कि वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं एंड द सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज द अल्काली। ये हमें आगे दिया भी गया है बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे अभी। तो क्या होते हैं अल्काली में भी जो रहते हैं यहाँ पे भी जो है वो आयन प्रोड्यूस होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि OH- आयन जो होते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। इसी के वजह से भी जो अल्काली जो होते हैं यहाँ पे भी हमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बल्ब जो है हमें ग्लो होता हुआ दिख जाएगा। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो अभी देखते हैं कि व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अभी वाटर के साथ अगर हम एसिड या बेस डालते हैं तो क्या होगा, अभी हमें पता करना है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि अभी हम जो प्रीवियस एक्टिविटी में देखे कि हमें इसको क्या करना है, वाटर के साथ जो है हमें इसको यूज करना था। तो अभी मेन बात आ जाता है, डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या ये जो एसिड में जो आयन फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि आपका मान के चलो कि H+ आयन जो फॉर्मेशन हुआ, कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही फॉर्म होता है, इसको जो है हम टेस्ट करते हैं या फिर एक एक्टिविटीज के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl। हमें क्या करना है, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में, एक अच्छा सा क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, तकरीबन 1 ग्राम के आसपास हमें सोडियम क्लोराइड लेना है। हो गया, और उसी में हमें क्या करना है, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है उसी को हम ऐड करेंगे, कहां पे, उसी टेस्ट ट्यूब में। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है, यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या सोडियम क्लोराइड के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम यूज करते हैं और इसके बाद अगर देखिए तो यहाँ पे कुछ गैस आ रहे हैं क्या। हो गया, और उसी गैसेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एक ड्राई
एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर हमें लेना है। ब्लू लिटमस पेपर क्यों लेना है बच्चों? क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या बन जाएगा बच्चों? वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें एक पूरा ड्राई वाला या फिर सूखा वाला लिटमस पेपर लेना है और गीला वाला जो है वो लिटमस पेपर लेना है। तो यहाँ पे बोला गया इन व्हिच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर। तो हम लोग को क्लियरली पता चल जाएगा बच्चों कि जो वेट लिटमस पेपर है या फिर जो गीला वाला लिटमस पेपर जिसमें वाटर का कंटेंट प्रेजेंट था उसी का कलर ही चेंज होता है। बट अगर हम बात करते हैं कि जो ड्राई लिटमस पेपर इसी में हमें किसी भी तरह का कलर जो है वो चेंज होता हुआ नहीं दिख जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज दिया गया है। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही जो है क्या बनता है? H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस हो पाते हैं या फिर हमें एक H+ आयन जो है वो देखने के लिए मिलता है। बट एब्सेंस ऑफ वाटर में हमें किसी भी तरह का चेंजेस जो है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। क्लियर है? तो यहाँ पे जो H+ आयन जो बनता है ये क्या होता है? ये वाटर के साथ कंबाइन होके ये हाइड्रोनियम या फिर H3O+ बना लेता है और यहाँ पे जो है वो Cl- आपका फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज दिया गया। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। ये जो है वो कभी भी अकेला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमेशा क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में जो है ये हमें देखने के लिए मिलता है या फिर एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग लिखते हैं बच्चों इसको किस हिसाब से लिखाया जाता है? H+ एक्वस सॉल्यूशन बोल के लिखा जाता है। आप लोग जितने भी आगे से पढ़ते हुए आए हो H+ AQ क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जो रहता है वो कभी भी जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आया? और वही सेम रिएक्शन को हमें यहाँ पे दिया गया है। H+ आयन प्लस वाटर विल गिव H3O या फिर हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में हमें ये देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो यहां पे बात आता है वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन के साथ यहां पे देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम वही सेम एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं किसके साथ? बेसिस के साथ, तो यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो वहां पे भी क्या होता है बच्चों? NaOH अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर के प्रेजेंस में करते हैं तो यहां पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? सोडियम आयन प्लस में देखने के लिए मिल जाएगा और OH- जो है वो भी हमें एक्वस में देखने के लिए मिल जाएंगे। या फिर आपका बात करो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे भी हमें जो है OH- देखने के लिए मिला है। या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी बात करते हैं तो इसी केसेस में जो है हमें OH- आयन देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है जब भी एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है बच्चों तो क्या बनता है? H+ आयन बनता है और बेसिस को अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो क्या बनता है? OH- आयन जो है यहाँ पे हमें फॉर्मेशन होते हुए दिख जाएंगे। तो यहां तक पढ़ने के बाद अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या दिया गया आगे। तो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड या फिर OH- आयन इन वाटर के साथ रहते हैं। देन तो यहाँ पे वही सेम चीज दिया गया है बच्चों, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता, बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं इनको अल्काली बोल के कहा जाता है। और यहाँ पे येलो बॉक्स में थोड़ा सा दिया गया है उसी अल्काली के बारे में कि क्या होता है। ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जितने भी बेसिस होते हैं ये सारे के सारे वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होती, फिर वाटर के साथ घुल मिल नहीं जाते, बट जो कुछ भी वाटर में डिजोल्व होते हैं इनको क्या कहा जाता है? आपका अल्काली बोल के कहा जाता है। तो जैसे कि एक चीज हम लोग पढ़े थे कि एसिड और बेसिस जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनते हैं? आपका वाटर बनते हैं। तो यहां से जो है हमें एक बात क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। एसिड क्या बनाता है? आपका जो है H+ आयन बनाता है और बेसिस जो रहते हैं वो OH- आयन बनाते हैं और वो दोनों के दोनों कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं बच्चों? H2O जो होता है यहाँ पे हमें दिख जाता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना दूर तक तो एक बात कंफर्म हो गया बच्चों कि क्या होता है एसिड और बेस को जब भी मिलाते हैं हम लोग वाटर कैसे फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे बोला गया लेट अस सी व्हाट इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड और बेस। तो क्या होगा अगर हम वाटर को ऐड करेंगे एसिड या फिर बेस के साथ? तो इसके लिए हमें और एक एक्टिविटी दिया गया है। क्या बोलता है इस एक्टिविटी में? टेक 10 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर, हमें 10 ml के आसपास पानी लेना है एक बीकर में, एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। हमें जो है इसके ऊपर क्या करना है? आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऐड करना है। और उसी के साथ साथ हमें बोला गया है टच द बेस ऑफ द बीकर, हमें बीकर को टच करके बताना है कि क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है
कि नहीं, ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हमें बताना है। तो ये सारे के सारे जो है हमें आगे पता चल जाएगा। तो देखते हैं आगे कि क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेसिस इन वाटर इज स्लाइडली एक्सोथर्मिक वन। तो क्या होता है, जब भी हम लोग वाटर को ऐड करेंगे या वाटर के साथ हम एसिड को या फिर बेस को ऐड करेंगे, तो ये क्या होता है, कुछ हीट जो है वो रिलीज करेगा और इसी को एक्सोथर्मिक प्रोसेस या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल के कहा जाता है। क्लियर है। तो इसीलिए जब भी हम लोग एसिड या फिर बेसिस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ सावधानी को बरतना चाहिए। तो यहां पे बोला गया है द एसिड मस्ट बी ऑलवेज स्लोली एडेड विथ वाटर। तो एसिड हमें क्या करना है, वाटर के साथ एसिड को जो है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है वो ऐड करना है, ना कि एसिड के बीकर में हमें वाटर को ऐड करना है। तो वही सेम चीज दिया गया, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। हमें जो है वो कंटिन्यूअसली जो है इसको देखना है, ज्यादा से ज्यादा एसिड को जो है हमें एक साथ पोर कर देना नहीं है। इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड, अगर एसिड के जार में हम वाटर को एडेड करते हैं तो यहां पे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो है ये स्प्लैश आउट हो सकता है, हो गया, हम लोग को हार्म पहुंचा सकता है या फिर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, हो गया। नॉर्मल यही मान के चलो कि द ग्लास कंटेनर ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट। तो ये जो रहता है जो ग्लास कंटेनर जिसी में भी हम लोग रखे हैं तो वो भी आपका टूटने का चांसेस है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आता है कि क्या होता है बच्चों, कि हमें वाटर के साथ एसिड को ऐड करना है और वो भी थोड़े थोड़े अमाउंट में और कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ, हो गया, ना कि हम एसिड में वाटर को ऐड करेंगे। तो ये बात जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। और इसी के लिए बोला गया है कि लुक आउट द वार्निंग साइनिंग, ये जो वार्निंग साइनिंग जो दिया गया है इसको जो है थोड़ा सा देख लो, क्योंकि एसिड जो होते हैं या फिर बेसिस भी जो होते हैं ये कोरोसिव नेचर वाले होते हैं या फिर किसी के हाथ में अगर गिरते हैं तो ये जो है उसको जला सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट बात यहां पे क्या आ जाता है बच्चों, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ आयन। तो यहां पे क्या बोला जाता है कि आप लोग बहुत बार यहाँ पे जितने भी अभी हम लोग पढ़ते हुए हैं, बहुत कुछ जगह पे हमें लिखा गया है कि क्या होता है, डाइल्यूट HCl लिखा गया है, फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी समझते हैं कि डाइल्यूट क्या होता है बच्चों और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। तो नॉर्मली इसी हिसाब से चलो, अगर कोई भी एसिड प्रेजेंट है, लेट मान के चलो कि इसी बीकर में कुछ अमाउंट ऑफ एसिड जो है हमारे पास प्रेजेंट है और इसी के साथ अगर वाटर प्रेजेंट है, वाटर के साथ या फिर वाटर के कुछ कंटेंट अगर प्रेजेंट है तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर इसी एसिड को हम लोग क्या बोल के कहेंगे, डाइल्यूट एसिड बोल के कहेंगे। डाइल्यूट एसिड मतलब क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट नहीं। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का वाटर का मिक्सअप नहीं है इसी पर्टिकुलर एसिड के साथ, तो उसी को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं, आपका कंसेंट्रेटेड एसिड या फिर कंसेंट्रेशन बोल के कहते हैं। और जिस प्रोसेस से एसिड के साथ या फिर बेसिस के साथ क्या किया जाता है बच्चों, वाटर को ऐड किया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, डाइल्यूशन प्रोसेस बोल के कहा जाता है। समझ में आया। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, चाहे वो H+ आयन हो या फिर OH- आयन हो, इनका जो है वो आयन के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करता है, कौन, आपका वाटर ऐड करने के बाद। और इसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बच्चों, डाइल्यूशन प्रोसेस बोल के कहा जाता है। वाटर ऐड करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एसिड है या फिर एक बेस है, ये डाइल्यूट है या फिर हमारा कंसेंट्रेटेड है। क्लियर है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है बच्चों वो क्या होता है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो अभी तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर हो गया है कि हम जो है इजीली डिस्टिंग्विश कर पाए किस किस के बीच में बच्चों, एसिड क्या होता है और बेसिस क्या होते हैं। हमारे पास हमको जो है वो बहुत कुछ इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया था या फिर हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे और उसी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि एक एसिड क्या होता है, एक बेस क्या होता है, एंड उनको किस तरह से उनका जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया जाए या फिर डाइल्यूट बनाया जाए, ये भी हम जो है पढ़ चुके थे, जिसको हम डाइल्यूशन प्रोसेस बोल के कहते हैं। बट अभी बात आता है कि हम बता सकते हैं कि कोई भी एसिड हमारे पास है या फिर कोई बेस अगर हमें प्रोवाइड किया गया है तो वो कितने स्ट्रॉन्ग है,
क्या ये हम बता सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि नहीं कोई जो एसिड है वो हाईली रिएक्टिव है या फिर एक स्ट्रांग है, या फिर कोई भी एक एसिड जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। वही सेम चीज आपका लागू होगा कहां पे बच्चों, हमारे बेसिस में भी। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग बता सकते हैं एग्जैक्टली जो स्ट्रेंथ जो है, या फिर हम लोग बोल सकते कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेसिस पे। किसके क्वांटिटी के बेसिस पे बच्चों, H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्वांटिटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि क्या कोई भी एसिड जो है वो कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। इवन हम एक बेस में भी वही सेम चीज बता सकते हैं कि ये जो है वो कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अभी यहाँ पे बात आ जाता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मली सिंपली बोला जाए तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, टू जज हाउ स्ट्रांग ए एसिड और बेस। हो गया, अगर हमें बताना है कि कोई भी एसिड है या फिर कोई भी बेस है वो कितने स्ट्रांग है या फिर कितने वीक है, इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है बच्चों, ये एक बहुत सारे सिवरल कलर का जो है ये एक तरह का मिक्सचर होता है। हो गया, जहां पे ये हर एक H प्लस आयन या फिर H प्लस आयन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग तरह का कलर जो है वो शो करता है। वही सेम चीज दिया गया है बच्चों, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो उसका कलर कम होगा, अगर कम से कम हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट है उसका भी कलर कम होगा। और कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है ये किस हिसाब से मापा जाता है बच्चों, ये इसको मापने के लिए हमको एक स्केल भी प्रोवाइड किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, पीएच स्केल बोल के कहा जाता है। और पीएच स्केल सिंपली एक ही काम करता है बच्चों, ये क्या करता है, मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर हमें प्रोवाइड किया गया है, इनमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसी को ही ये शो करवाता है, और इसी को हम लोग पीएच स्केल बोल के कहते हैं। और पीएच जो रहता है, पी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली पावर। पावर किसका मतलब बच्चों, जो हाइड्रोजन का पावर। हाइड्रोजन का पावर हमें जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया है उनमें हाइड्रोजन का पावर कितना है, ज्यादा है या कम है, यही हमें बताता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक पीएच स्केल का फिगर जो हमें यहाँ पे दिया गया है, तो ये होता है बच्चों बेसिकली आपका पीएच स्केल, जहां पे क्या होता है, पीएच स्केल इज नॉर्मली स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। ये जीरो से स्टार्ट होके ये कहां तक गया है, होता है बच्चों आपका 14 तक रहता है। और हर एक में क्या क्या होता है, यहाँ पे जो है अलग अलग कलर जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। समझ में आया? तो अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या हमें और दिया गया है। तो द पीएच इन पी स्टैंड फॉर पोटेंस, जैसे अभी पढ़े हम लोग पोटेंस, एंड पोटेंस मीन्स होता है आपका पावर, किसका, नॉर्मली हाइड्रोजन का पावर। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। तो वी कैन मेजर द पीएच जनरली फ्रॉम वेरीज फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 के बीच में हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। हो गया, तो यहाँ पे हमें एक बात जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत जनों को कंफ्यूजन भी होता है। तो क्या होता है, देखो जैसे कि पीएच स्केल हमें दिया गया है, ये है हमें पीएच स्केल हमें प्रोवाइड किया गया है। अगर लेट मान के चलो कि किसी भी कोई भी एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया जिसका हमारे पास क्या निकलता है, आपका 2 निकलता है, जिसका वैल्यू जो है वो 2 या फिर कुछ इसी कलर का हमें दिख रहा है। तो ये क्या होता है, आपका एसिड। इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल के कहेंगे, आपका एसिड बोल के कहेंगे। तो नॉर्मली मान के चलो कि अगर H प्लस आयन किसी भी सॉल्यूशन में अगर ज्यादा से ज्यादा या फिर इंक्रीज हो रहे हैं तो पीएच स्केल में उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, बहुत ही लो होगा। H प्लस आयन इंक्रीज करेगा तो पीएच में वैल्यू जो है वो लो होगा। जिसका H प्लस आयन बहुत ज्यादा से ज्यादा है तो उनका जो है वो हाईली एसिडिक हो जाएंगे और उनका वैल्यू जो है 0, 1 इसमें ही रह जाएगा। और जैसे कि H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर OH माइनस आयन अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये किस में प्रेजेंट रहेगा बच्चों, ये इसको हम लोग एक बेस बोल के कहेंगे। जिसका मान के चलो जिसका OH माइनस आयन का नंबर 14 आ गया, हो गया, तो नॉर्मली इसको हम लोग क्या बोल के कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोल के कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसका 1 और 0 के बीच में नंबर आता है तो उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। ये बात जो है आप लोग थोड़ा सा याद रखे रहना। नॉर्मली इसको इसी के हिसाब से याद रखो, H प्लस आयन अगर इंक्रीज हो रहा है तो पीएच में वैल्यू जो रहेगा वो लो होगा।
अगर H प्लस आयन अगर कम होता हुआ जा रहा है तो पीएच में इसका वैल्यू जो है वो हाई नंबर पे देखने के लिए मिलेगा। जिसका पीएच वैल्यू हाई है वो आपके क्या होते हैं, वो आपके बेस होते हैं, और जिनका पीएच वैल्यू लो होता है ये आपके एसिड होते हैं। और एसिड में भी आपका अलग अलग वैल्यू रहता है। जो 1 और 0 के बीच में रहेंगे वो लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, 4, 5, 6 में रहेंगे तो ये लोग एसिड तो रहेंगे लेकिन उनमें इतना पावर नहीं रहेगा, या फिर ये लोग वीक एसिड भी बोल के कहते हैं। वही सेम चीज आपका बेस के साथ भी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है। हो गया, तो द पीएच शुड बी थ्रू आउट सिंपली एज द नंबर ऑफ इंडिकेट, और हमें यहाँ पे नंबर जो लिखा गया है पीएच के लिए उसी नंबर के बेसिस पे हमें एक सॉल्यूशन को देखना है। तो हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, जितना हायर या फिर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना हाई होगा उसी हिसाब से लोअर द पीएच वैल्यू, जितना हाई होता रहेगा हमारा पीएच का वैल्यू जो है उतना कम होता हुआ आएगा। क्लियर है बच्चों। और पीएच में जिसका नंबर 7 आ गया तो वो ना ही एसिडिक है ना ही बेस है। तो ये बात हमें यहाँ पे दिया गया है। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। हो गया, अगर वैल्यू लेस देन 7 होता है, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, तो इनमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है। 5, 6 रहेगा तो ये स्लाइटली या फिर वीक एसिड है। अगर 1, 2 में चला गया या फिर 0, 1 में चला गया ये आपका क्या हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी हिसाब से 7 to 14, अगर 8 रहता है, 9 रहता है तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, इनमें OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट है और हम लोग उसको बेस बोल के कह सकते हैं। 14 में आ गया तो ये आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बोल के हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है। तो यहीं पे आपका जो है कुछ इसी हिसाब से हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। तो ये पीएच पेपर, ये जो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या रहता है, देखो जनरली द पेपर इम्परमानेंट विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पेपर लिया जाता है जिसको हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ भिगो देते हैं या फिर उसको नॉर्मली थोड़ा सा वेट करके रखा जाता है और उसको जो है अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है ताकि हमें जो है एक्चुअली पता चल सके कि हमें जो सॉल्यूशन दिया गया आइदर एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर बेसिक है बोल के। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे जो है हमें ये पीएच स्केल का पूरा जो है हमें दिया गया है और आपका काम यही है, आप इन सब का जो है पीएच वैल्यू जो है वो कहीं से निकाल के इसको थोड़ा सा भर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार जो है इसी में से भी आपका जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और इस बार जैसे कि एमसीक्यूज है तो हम लोग किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को याद रखना है सैलिवा का पीएच वैल्यू कितना होता है, लेमन जूस का तो आपका दिया गया है, और नॉर्मली आपका टमाटो का कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, HCl का कितना होता है, इन सब का जो है कम से कम इतना जो है हमें रेडी करके रखना है बच्चों। तो देखते हैं और क्या दिया गया। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो ये टोटल डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बेसिस पे ही डिपेंड करता है। अगर ज्यादा से ज्यादा H प्लस आयन वैल्यू उतना कम 0, 1 में चलाएगा और ये हाईली एसिडिक, और ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयन वैल्यू जो है वो 14 तक चला जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और उससे कम होता है तो नॉर्मली आपका क्या होते हैं, आपका वीक बेस के हिसाब से हम इनको कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारे, हम जो है एक्चुअली में क्वांटिटी के बेसिस पे हो या क्वांटिटी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि क्या कोई भी एसिड जो है वो एसिड है या फिर वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी के सेम के हिसाब से हमने बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हम लोग जो है इजीली जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अभी नेक्स्ट बात आता है कि इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये जो पीएच का वैल्यू हमें पता चला कि क्या ये पीएच का वैल्यू अगर ज्यादा या फिर कम होता है तो ये क्या हमारे लाइफ में कुछ इफेक्ट करते हैं क्या, या फिर ये पीएच का वैल्यू मान के चलो कि ज्यादा या कम अगर हो जाता है तो ये हमें हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के ऊपर ये क्या इफेक्ट करता है, अभी इसी को ही देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है ये बोलता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो क्या बोलता है कि अगर पीएच का बढ़ने या फिर कम होने से प्लांट्स को एज वेल एज एनिमल्स को कुछ हार्म पहुंचता है क्या। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 8 या फिर 7.8। तो ये बात जो है आपको याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी का पीएच लेवल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 7 to आपका जो है 7.8 तक रहता है। देन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंजेस ऑफ पीएच। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो उनका बॉडी का जो पीएच लेवल जो रहेगा
इनको जो है इसी के बीच में ही इनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर ये कम हो जाता है, इवन यहाँ पे और भी एक एग्जांपल दिया गया, जैसे कि रेन वाटर होता है, अगर रेन वाटर में भी अगर पीएच का वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाता है तो उसी रेन वाटर को क्या कहा जाता है बच्चों? एसिड रेन कहा जाता है। और वही एसिड रेन अगर एक्वाटिक एनिमल्स के पास चला गया या फिर समुद्र में गिर जाता है या फिर कहीं भी होता है तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, जितने भी एक्वाटिक लाइफ है उनका भी लाइफ भी जो है वो एक तरह से हार्म हो सकता है। समझ में आया? और यहाँ पे हमें और भी एक एग्जांपल दिया गया, जैसे कि हमें यहाँ पे बोला गया कि जो वेनस जो होते हैं या फिर जो वेनस हमारे पास एक एटमॉस्फेयर में जो एक प्लैनेट्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते। लाइफ क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? क्योंकि वहां पे जो है वो व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स रहता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। मतलब ज्यादा से ज्यादा एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या वहां का क्लाइमेट जो है वो पूरा एसिडिक क्लाइमेट है, इसलिए वहां पे जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो यहां से तो एक बात कंफर्म हो गया, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट हो, सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका जो रहता है वो क्या अपने बॉडी के अंदर का पीएच को अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो ये जो है हमारा लाइफस्टाइल जो कुछ है वो ठीक तरह से चलेगा। अगर मेंटेन करके रख नहीं पाए तो हमारा क्या होगा, जो सर्वाइविंग जो रहता है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? देन कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? ओके, तो यहां पे बोला गया है कि जितने भी प्लांट्स हमारे आपका बैकवर्ड में या फिर हमारे जो एरिया जो है, हम जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में जहां पे भी रहते हैं वहां पे जितने भी प्लांट ग्रो करते हैं उन सब का जो है हमें बताना है कि पीएच वैल्यू को हमें पता करना है कि उनका पीएच वैल्यू कितना है, ताकि यहाँ पे सारे के सारे प्लांट जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। हो गया? तो यहाँ पे बोला गया प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रो। अगर प्लांट को भी ग्रो करना है तो उनको भी क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच को जो है उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। और इसको जो है हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जहां पे एक एक्टिविटीज के हिसाब से हमें बताने की कोशिश किया गया है कि क्या होता है। हम लोग क्या करें, 2 ग्राम के आसपास सॉइल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, वहां पे हमें 5 ml के आसपास जो है वो क्या पानी डालना है और उसको जो है थोड़ा सा जो है इसको सेक कर देंगे ताकि ये जो है सॉइल वाटर के साथ पूरा का पूरा मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, जो कंटेंट जो रहेगा उसी कंटेंट को हम फिल्टर पेपर के हेल्प से फिल्टर कर देंगे और फिल्ट्रेट को जो है वो कलेक्ट कर देंगे। और वो जो वाटर जो हमारे पास नीचे मिलेगा उसी वाटर से हम लोग जो है वो पीएच का वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहां से हमें इजीली बता सकते हैं कि एक प्लांट जो है या फिर हमारे लोकेलिटी में जितने ही प्लांट हैं इनके मतलब ग्रो अप करने के लिए पीएच वैल्यू कितना रहना चाहिए हमारे सॉइल का। क्लियर है? तो अभी नेक्स्ट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे। तो ये क्या होता है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हम लाइफ प्रोसेस में ही पढ़ चुके थे बच्चों की क्या होता है, हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट रहता है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये तो फूड डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, अलोंग विद दैट फूड के साथ अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं जैसे कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं ये इनको भी मार देता है। तो ये तो उसका यूजफुलनेस हो गया। बट क्या होता है कभी कभी बच्चों जो इनडाइजेशन की वजह से या फिर एसिडिटी की वजह से इसका जो अमाउंट जो होता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो अमाउंट जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारे स्टोमक के अंदर ये इंक्रीज होता रहता है, फिर कंटिन्यूसली बढ़ जाता है। और एसिड के बढ़ने की वजह से तो हमें क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। हो गया? और इसी के साथ इसका मतलब क्या हुआ, हमारे स्टोमक में जो है वो एसिड का कंटेंट ज्यादा हो गया। तो अगर हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ बेसिस का यूज करना पड़ेगा। और उसी के लिए हमें क्या लेते हैं, हम ज्यादातर कोई मेडिसिन लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, एंटासिड्स होता है। एसिड के कंटेंट को कम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है बच्चों, एंटासिड्स होता है। क्लियर है? और ये एंटासिड्स में क्या होता है, एक्चुअली एंटासिड्स में प्रेजेंट रहता है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल के कहा जाता है। और ये यूज करने से क्या होता है, हमारे पेट के जो या फिर हमारे स्टमक के अंदर जितने भी एसिड प्रोड्यूस होते रहते हैं ये सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो पीएच चेंजेस की वजह से हमारे टूथ डिके भी होते हैं बच्चों, दांत सड़ने लगते हैं। कि क्या होता है, हमारा जो टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट जो रहता है जिसको हम लोग एनामेल बोल के कहते हैं, हो गया, वो बना हुआ रहता है बच्चों किससे, कैल्शियम से बना हुआ रहते हैं। हो गया? और अगर मान के चलो कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा शुगर कंटेंट वाला फूड खाते हैं या फिर खाना खाने के बाद हम अपना मुंह अगर साफ नहीं करते तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो धीरे धीरे ग्रो अप करते हैं और वो रिलीज करते हैं आपका एसिड।
हो गया। और ये लोग क्या करते हैं, हम हमारे मुंह का जो या फिर हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू जो रहता है वो 5.5 से जो है वो कम तक ले आते हैं। अलोंग विद दैट हमारे माउथ में जो रहता है वो एसिड फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है और ये हमारे दांतों के जो अपर मोस्ट लेयर जिसको एनामेल रहता है उसको खराब करने लगते हैं। हो गया। तो इसको भी प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या कुछ बेस चाहिए रहता है और हमें कुछ ऐसा बेस का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर एक ऐसा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। समझ में आया। और हमारा टूथ डिके किसकी वजह से होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा एसिड सिक्रेशन की वजह से। क्लियर है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। सो यहाँ पे बात आ जाता है बच्चों, नेचुरली भी कुछ एनिमल्स के पास या फिर कुछ प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों, नेचुरली उनके पास एसिड प्रेजेंट रहता है ताकि वो जो है अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर पाए। हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें कभी भी एक चींटी या फिर एक हनी भी डंक मार लेती है तो हम लोग क्या बहुत ज्यादा से ज्यादा पेन होने लगता है। तो ये एक्चुअली में पेन क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जब भी आपको हनी भी डंक मारती है या फिर चींटी काट लेती है तो वो लोग एक एसिड जिसका नाम क्या होता है, मिथानोइक एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं अलोंग विद दैट। और उसी के वजह से ही हमें क्या होता है, आपका ज्यादा से ज्यादा जो है हमें पेन होने लगता है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो उसी केसेस में हम लोग क्या बेस का यूज करेंगे। हो गया। और वहां पे बेस कहां से मिलता है बच्चों, आपका बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा का ही ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेंट रिलीफ के लिए। समझ में आया। और ये किसके वजह से होता है, दे इंजेक्ट द मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड भी जो रहता है वो इंजेक्ट कर देते हैं। इवन यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है आपका निटेल प्लांट्स का बात किया गया बच्चों। तो निटेल प्लांट्स क्या होता है, ये नॉर्मली एक क्या होता है, एक हर्बेसियस प्लांट होता है, जनरली आपका ये जंगली पौधा है। हो गया। जिसके लीव्स में क्या होते हैं, बहुत सारे हेयर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और ये भी एक्सीडेंटली अगर हम लोग उसको कभी भी टच कर लेते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, मिथानोइक एसिड जो रहता है हमारे बॉडी के अंदर जो है वो या फिर हमारे स्किन के अंदर वो इंजेक्ट हो जाता है और उसी के साथ ही हमें क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा इरिटेशन होता है। तो यहाँ पे नेचुरली या फिर ट्रेडिशनली भी जो है इसका एक रेमेडी भी प्रेजेंट है। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो वहां उसी के आसपास ही देख लेना, डॉग प्लांट बोल के एक प्लांट रहेगा, उसी के पार्ट को अगर लाते हो और आप लोग उसी इन्फेक्टेड जगहों पे या फिर जहां पे आपको खुजली हो रहा है या फिर इरिटेशन हो रहा है यहां पे अगर आप लगाते हो तो आपको जो है वो तुरंत ही राहत मिलेगा। तो ये था बच्चों कुछ एग्जाम्पल और आपको इन सारे के सारे एग्जाम्पल अलोंग विद दैट उनका रेमेडीज के साथ आपको पढ़ना है। और अलोंग विद दैट आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ दिए गए हैं जैसे विनेगर का एसिड का नाम क्या है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, ये आपका एसिडिक एसिड प्रेजेंट रहता है, आपका कॉर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा टेबल जो है आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों, क्योंकि यही पार्ट से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी चलते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है वो क्या दिया गया है, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है ह्यूमन बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, ह्यूमन का बॉडी का पीएच रेंज बताना है। जैसे कि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि ह्यूमन का बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है बच्चों, वो 7 पॉइंट से लेके आपका 7.8 तक जो है ह्यूमन का नॉर्मल पीएच रेंज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें एसिडिक के स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमें रखना है बच्चों। तो सबसे पहले याद रखो कि जो लास्ट में आएगा वो हाईली एसिडिक वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारा ये दो ऑप्शन पहले से ही कट जा रहे हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड तो ये पहले कट गया, ये भी आपका जो है वो पहले कट गया। तो आइदर हमारा ऑप्शन ए होगा या फिर हमारा ऑप्शन जो है वो सी होगा। तो अभी देखते हैं, वाटर न्यूट्रल होता है लेकिन यहाँ पे वाटर बीच में आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा जो है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द एसिड हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज वन विथ। तो जिसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आयन वाला, तो सबसे कम, तो इसका पीएच कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे इसका पीएच जो आएगा 1.8 हाईएस्ट है। तो पीएच वैल्यू में हमारा क्या आएगा, वो सबसे कम नंबर इसको मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जितना हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा उसका पीएच वैल्यू उतना ही लो होगा, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ व्हिच एसिड। तो यहाँ पे होता है ना, टोमेटो में कौन सा एसिड जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और ये हमारा क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड। जैसे मैं आपको बोला था बच्चों लास्ट में जो
बॉक्स जो दिया गया है उसी के रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। तो टोमेटो में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। तो नेटल स्टिंग में आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है बच्चों, जो प्लांट जो होता है उसमें मिथानोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ। टूथ का जो एनामेल जो होता है वो बना हुआ किससे रहता है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ रहता है, जो कि एसिड की सिक्रेशन की वजह से खराब भी होने का चांसेस रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो कब जो है हम लोग इसको एसिड रेन बोल के कहेंगे, जब इसका वैल्यू 5.6 से या फिर 5.5 से कम होने लगेगा, तो उसी को ही एसिड रेन बोल के कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका वीक बेस है या फिर वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगर हम लोगों को याद है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अभी आप लोग बताओ कि क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये बच्चों क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एग सेल इज मेड ऑफ। एग सेल किससे बना हुआ रहता है बच्चों, तो एग सेल बना हुआ रहता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से हमारा एग सेल जो है वो बना हुआ रहता है। देन नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामेल, इट्स नेचर इज। तो हमें इसका नेचर जो है वो बताना है, कैल्शियम फॉस्फेट का जो है वो नेचर हमें बताना है, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि ये क्या होता है, एसिड के वजह से हमारे टूथ के जो एनामेल जो होते हैं वो लॉस होने लगते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, ये बेसिक नेचर वाला होगा। तो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का जो नेचर जो होता है वो क्या होगा, बेसिक नेचर वाले होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अल्कली आर। तो अल्कली क्या होते हैं बच्चों, जो सॉल्युबल बेसेस होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, आपका अल्कली बोल के, जो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डी। ये आपका बेसेस होते हैं व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। बेसेस तो होते ही हैं लेकिन ये जो है वाटर के साथ सॉल्युबल भी होते हैं। आता है हमारे पास, which one of the following statement is correct about universal indicator। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर। ये एक तरह से आपका बहुत अलग अलग तरह का इंडिकेटर का ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, जो कि अलग अलग सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद इसका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर वो शो करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द एसिड फाउंड इन एंडस्टिंग। एंडस्टिंग में जो हमें एसिड मिलता है तो वो क्या होता है बच्चों, वो मिथानोइक एसिड होता है। देन नेक्स्ट, टू रिलीव पेन कॉज ड्यू टू एसिडिटी वी टेक। अगर मान के चलो कि हमें एसिडिटी हुआ है तो हमें क्या लेना चाहिए, तो हमें इसी के केसेस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना चाहिए, जो कि होता है एक बेस, और यही लेने की वजह से हमारा एसिडिटी जो रहता है वो आपका कम हो सकता है। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन। अभी हमारे टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, मोर अबाउट सॉल्ट। तो जितना भी अभी हम पढ़ते हुए आए हैं कि जैसे कि हम एसिड के रिएक्शन बेस के साथ किए, उसमें भी कुछ सॉल्ट हमें देखने के लिए मिला। इवन इफ मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करने के साथ या फिर बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता था बच्चों, यहाँ पे एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता था। तो अभी जो है हमें इस सॉल्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना है, इसको प्रिपेरेशन कैसे किया जाता है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या है और उनका यूज क्या है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो वहां तक जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटीज के हिसाब से ये बताने की कोशिश किया गया है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि मान के चलो पोटेशियम सल्फेट दिया गया है, सोडियम सल्फेट दिया गया है, कैल्शियम सल्फेट दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है बच्चों, तो इसको हम थोड़ा लिख के देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम के होता है और सल्फेट का वैल्यू अगर हम लोग 9th में पढ़े हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका जो है KSO4 या फिर KSO4 होगा। यहाँ पे क्या हमारा पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला। उसी के हिसाब से सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO4। उसी हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं इन सारे के सारे फॉर्मूले को उनको केमिकल फॉर्मूला के साथ आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। तो ये लिखने का मतलब क्या है बच्चों, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश किया गया है यहाँ पे।
तो आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम व्हिच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन, और हमें बताना भी है कि ये जो सॉल्ट मिलते हैं ये कौन से एसिड और कौन से बेस को मिलाने के बाद हमें ये पर्टिकुलर सॉल्ट देखने के लिए मिलता है। क्योंकि हम पढ़े भी हैं कि क्या होता है बच्चों, जब भी एक एसिड हो गया प्लस उसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, एक सॉल्ट बनता है प्लस जो है वो वाटर रिलीज होता है। तो हमें ये अच्छी तरह से थोड़ा सा आना चाहिए कि ये जो सॉल्ट बना है वो किस प्रोसेस से बना है। हो गया। तो जो भी सॉल्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक चीज तो कॉमन है कि जो सॉल्ट बनता है तो यहाँ पे क्या बनता है, द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स इट्स सेड टू बिलोंग्स टू ए फैमिली। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल में देख के आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान के चलो जो खाने का जो नमक है जिसको हम सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl बोल के कहते हैं, तो ये किससे बनता है बच्चों, ये दो आयन से बने हुए रहता है, आपका Na प्लस और Cl माइनस। तो ये जो प्लस और माइनस जो होता है जिसको हम एनायन एंड कैटायन भी कहते हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चों, रेडिकल्स होते हैं। तो कभी भी एक सॉल्ट बनता है, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट हो गया। उसके बाद हम लोग और भी देखे थे क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। उसी के बाद आपका क्या होता है, सोडियम सल्फेट। तो ये सारे में से क्या होता है, देखो ये सब क्या होता है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे के सारे प्लस रेडिकल्स हैं और ये जो है सल्फेट ग्रुप जो है वो माइनस है। तो इसी रेडिकल्स के बेस के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जितने भी सॉल्ट यहाँ पे हम अभी अभी बनाए हैं, ये जितने भी सॉल्ट अभी हम लोग बनाए हैं, ये सारे के सारे कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चों, वो सल्फेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हो गया। मान के चलो कि यहाँ पे जैसे क्लोरीन है, ये तो आपका क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसी के हिसाब से जो है हमें एक सॉल्ट के फैमिली को जो है हमें जानना पड़ता है, या फिर हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्ट जो होता है ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है बोल के। हो गया बच्चों। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, पीएच ऑफ सॉल्ट। तो इन सारे के सारे सॉल्ट जो हम देखें कि जो फैमिली ऑफ सॉल्ट जो अभी हम लोग बनाए, तो ये सारे के सारे सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो उसी को देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बात जो है हम पहले पढ़ते हैं ताकि हमें ये वाला जो टॉपिक जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी एक एसिड क्या होता है बच्चों, एक एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पे क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है। हो गया। सॉल्ट प्लस आपका क्या बनता है, आपका H2O बनता है। और सॉल्ट ये एसिडिक भी हो सकता है या फिर ये बेसिक सॉल्ट भी हमें मिल सकते हैं। तो क्या होता है, मान के चलो कि कभी अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वीक बेस के साथ, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। समझ में आया, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिए थे। उसी के हिसाब से अगर हम वीक एसिड लेते हैं प्लस हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो उसी के केसेस में हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, यहां पे हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो एक बेसिक सॉल्ट बनेगा। ये बात जो है हमें याद रखना चाहिए। देन उसी के जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेते हैं तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। हो गया, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। उसी के हिसाब से वीक एसिड प्लस अगर हम वीक बेस भी अगर कंसीडर करते हैं तो यहां पे भी हमारा न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। तो यहां पे एक बात तो कंफर्म होता है कि ये जो सॉल्ट होते हैं ये हो सकते हैं आइदर हमारे एसिडिक सॉल्ट हो सकते हैं या फिर बेसिक सॉल्ट हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल सॉल्ट हो सकते हैं। तो जो सॉल्ट हम लोग खाना खाते हैं या फिर जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोल के कहते हैं, तो ये क्या है बच्चों, ये दो चीजों से बन के बनता है। आपका क्या होता है, एक तो बनता है एक बेस से, जैसे कि आपका मान के चलो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये HCl से मिलके बना हुआ रहता है। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका जो रिजल्ट जो निकलता है जो सोडियम क्लोराइड, तो ये सॉल्ट क्या होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है आपका 7 होता है। ये बात हमें याद रखना है बच्चों। समझ में आ गया इतना? तो सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट में भी बेसिक, सॉल्ट में भी न्यूट्रल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, किस तरह का हम लोग एसिड लिए हैं, किसी तरह का आपका जो बेस लिए हैं। तो ये बात जो है
पूरा का पूरा जो है एक्टिविटीज 2.14 में हमें बताने की कोशिश किया गया है बच्चों। तो चलिए अभी एक्टिविटीज को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या दिया गया है। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल, फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन सबको जो है हमें चेक करना है एंड चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हमें जो है वाटर के साथ इसको चेक करना है और वो भी डिस्टिल वाटर के साथ चेक द एक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिटमस पेपर ऑन फाइंड द पीएच। और हमें एक एक करके सबका पीएच जो है वो फाइंड करना है और बताना है कि कौन सा सॉल्ट जो है आइदर एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, वही सेम चीज यहां पे दिया गया बच्चों। सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनका वैल्यू जो आएगा पीएच वैल्यू 7 आएगा, जो कि एक न्यूट्रल है। एंड ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस को कंसीडर करते हैं तो ये क्या बनेगा, आपका एसिडिक बनेगा और जिसका पीएच क्या होगा बच्चों 7 से कम ही होगा, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है। उसी के हिसाब से अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और वीक एसिड को कंसीडर करते हैं तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा, 8, 9, 10 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे गया बच्चों 2 टॉपिक अभी हम लोग कवर किए। एक क्या होता है फैमिली ऑफ सॉल्ट, जिस तरह से आपका रेडिकल्स या फिर जो सेम रेडिकल्स वाले को सेम फैमिली बोल के कह सकते हैं। आइदर में भी आपका सल्फेट का फैमिली हो सकता है या फिर क्लोराइड का फैमिली हो सकता है, तो या फिर कार्बोनेट का फैमिली हो सकता है। तो इसी के हिसाब से देन अभी हम लोग देखेंगे ये जो सॉल्ट जो बनता है ये एसिड होते हैं या फिर बेसेस होते हैं, ये हमें बताना था। तो अभी बात करते हैं केमिकल्स फॉर्म कॉमन सॉल्ट। तो ये जो कॉमन सॉल्ट जिसको हम क्या मान के चलते हैं, जो खाने का नमक या फिर हम इसको NaCl मान के कहते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड बोल के कहते हैं, तो इनका कुछ यूज जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, थोड़ा अच्छे से इसको देखना। तो यहां पे क्या होता है, जो सॉल्ट अभी हम लोग देखे कि वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है उसी को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट बोल के कहते हैं। और उसी कॉमन सॉल्ट को हम कहां पे यूज करते हैं, हमारे खाने में यूज किया जाता है क्योंकि ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ये कॉमन सॉल्ट हमें देखने के लिए कहां पे मिलता है, एक आइदर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं या फिर सी वाटर में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में भी देखने के लिए मिलता है। हो गया। और उसी के हम उसी सी वाटर से हम क्या कर सकते हैं, जो इवापोरेशन मेथड से हम इनको अलग कर सकते हैं, इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इसके अलावा भी कहां पे मिलता है, द डिपोजिट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा माना जाता है बच्चों की क्या होता है, जो जब भी दुनिया बना था उसी टाइम पे क्या हर जगह पे समंदर ही समंदर थे, तो वो समंदर जैसे ही सूख गया उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत सारे जो है सॉल्ट जो है वो डिपोजिट होके रह गए और जिनको हम लोग रॉक सॉल्ट बोल के भी कहते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये ब्राउन कलर हो सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज भी जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। हो गया। तो वही सेम चीज यहाँ पे दिया, व्हेन सी द बायोजेंस एज ड्राइड ऑफ, सी आपके सूख जाने के बाद ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमें चट्टानों के पास जो है वो देखने के लिए मिलते हैं और उनको क्या कहा जाता है, पर रॉक सॉल्ट कहा जाता है। और रॉक सॉल्ट को कैसे निकाला जाता है, जैसे कोल को माइन करके निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से आपका क्या होता है, सॉल्ट को भी माइनिंग करके भी निकाला जाता है। और सॉल्ट का हमारे देश की भी अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे गांधी जी सॉल्ट के लिए लड़े थे जिसको दांडी मार्च बोल के भी कहा जाता है। तो ये कुछ है हमारे सॉल्ट के बारे में। अभी देखते हैं कि इसका यूज क्या है। वो जो कॉमन सॉल्ट जिसको हम NaCl बोलते कहते हैं, इसको किस किस तरह से जो है हम यूज कर सकते हैं, अभी देखते हैं उसके बारे में। तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले आता है कॉमन सॉल्ट, ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। ये कॉमन सॉल्ट को यूज कर करके या फिर किस किस तरह से जो है ये कॉमन सॉल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। तो हम लोग जो है इसको डेली यूज में भी यूज करते हैं, सच एच सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी काम आता है, बेकिंग सोडा बनाने में भी वही सेम कॉमन सॉल्ट ही काम में आएगा, या जो रॉ मटेरियल के हिसाब से यूज किया जाए, या फिर वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब में से या फिर इन सबको अगर हम बनाते हैं केमिकली अगर प्रिपेयर करते हैं तो इन सब में एक कॉमन रॉ मटेरियल क्या आएगा बच्चों, उसको कॉमन सॉल्ट या फिर जिसको सोडियम क्लोराइड बोल के कहा जाता है। और अभी जो है हमें इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है आपका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, तो ये आप लोग याद रखो। व्हाट इज ए ब्राइन आ सकता है, हो गया, या फिर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है। तो
इसका आंसर वही सेम ही होगा जो सोडियम क्लोराइड, मतलब ये मान के चलो कि हमारा जो है वो NaCl प्लस वाटर, इनके जो सॉल्यूशन जो होता है, इन दोनों को अगर हम मिक्सअप कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है उसी को ही क्या कहा जाता है बच्चों, उसको ब्राइन बोल के कहा जाता है। समझ में? एंड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्काली। और इसको जब भी हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, सबसे पहले हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने के लिए मिलेगा और अलोंग विद दैट क्लोरीन रिलीज हो रहा है और उसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। और इसी प्रोसेस में जैसे क्लोरीन रिलीज हो रहा है और एक अल्कली या फिर जैसे एक बेस भी रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, इसी प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस बोल के कहा जाता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राइन क्या होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो ये भी जो है हमें याद रख के चलना है। और ये कैसे बनता है, कैसे बनता है बच्चों, जब भी सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, एक अल्कली प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे जो है एक क्लोरीन भी जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अभी याद रखना है कि किस एंड पे क्या क्या बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बच्चों, तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, क्लोरीन कहाँ पे बनेगा, एनोड पे बनेगा। वेयर इज द हाइड्रोजन का बात किया जाए तो हाइड्रोजन जो है हमें कैथोड पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है हमारा कैथोड एंड और ये हमारा एनोड एंड। तो एनोड एंड पे हमारे पास क्या निकलेंगे, आपका क्लोरीन, और कैथोड एंड पे हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता हुआ दिख जाएगा और अलोंग विद दैट हमारा बेस भी बनेगा। क्लियर है? अभी बात आता है कि इन सबका जो क्लोरीन गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन का रिलीज हुआ या फिर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिलीज होता है, इन सबको किस किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं। अभी इसका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लोरीन का बात किया जाए, क्लोरीन को सबसे पहले यूज किया जाता है आपका वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल के वाटर को क्लीन करने में, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है, CFC बनाने में या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी यूज होता है, एंड पेस्टिसाइड्स में भी इसको यूज किया जाता है। वेयरएज जो हाइड्रोजन जो होता है ये एक क्लीनर फ्यूल के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। हो गया, फर्टिलाइजर बनाने में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे कि एमोनिया को बनाया जाता है, तो इसका यूज भी जो है हमें याद रखना चाहिए। अगर बात किया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें कहां पे यूज किया जाता है, ये एक सोपी सॉल्यूशन होता है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं। तो ये डीग्रीजिंग ऑफ मेटल में यूज किया जाता है, मेकिंग ऑफ सोप्स, साबुन के प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है, डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में भी इसको यूज करते हैं, एंड पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर। जैसे मान के चलो कि पेपर जो रहते हैं वो पूरा पूरा व्हाइट रहते हैं, लेकिन वो बनते किससे हैं, वुड पल्प से बनते हैं, तो इनको भी मतलब साफ करने के लिए किसका यूज होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो तीन चीज हमें यहाँ पे ये याद रखना है, कैसे बनता है, जब भी एक ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए, ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर होता है, इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है, एंड अलोंग विद दैट इन सबका यूज क्या क्या होता है, इतना हमें याद रख के चलना है। क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, या फिर ब्राइन में जब भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसी प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, उसी केसेस में हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, हमारे क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होता हुआ हमें यहाँ पे दिख गया। ओके, और उसी को ही यूज किया जाता है कहां पे बच्चों, हमारे ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में। हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हमें याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हमें एज इट इज याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। हो गया, तो अभी ये कैसे बनता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे, हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, इसमें क्या होता है स्लेक लाइम के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, CaOH2 में अगर हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और अलोंग विद दैट हमें वाटर भी मिल जाएगा। तो ये होता है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो क्लोरीन गैस रिलीज होता है इसको पास किया जाता है बच्चों कहाँ पे, ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर, और एज ए रिजल्ट हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है हमें मिल जाता है। क्लियर है यहां तक? अभी देखते हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या क्या होता है। सबसे पहले फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चों, अगर हमें किसी भी जगह से कलर को रिमूव करना है तो यहाँ पे हमें जो है वो ब्लीचिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वुड पल्प में भी उसको जो है वो प्योर करने में भी इसका क्या यूज होता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का ही इस्तेमाल किया जाता है।
हो गया। वॉश क्लॉथ्स में अगर कपड़े में भी अगर कभी कलर लग गए हैं तो उनमें भी निकाला जाता है। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको यूज किया जाता है। एंड जो पानी भी हम लोग पीते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट अभी देखते हैं कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है या फिर इसको यूज किया जाएगा। एज इट इज जैसे कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहां पे भी क्या होगा बच्चों, उसका रॉ मटेरियल आएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड के साथ अगर हम वाटर ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया ऐड करते हैं, तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होता है, एमोनियम क्लोराइड हमें देखने के लिए मिलेगा। और अलोंग विद दैट हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोल के कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहां पे यूज होता है, जो हमारे किचन होते हैं या फिर जो पकोड़े बनाते हैं या फिर कुछ अगर फ्राइज बनाते हैं, तो इन सबको क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी जो है इसको फास्टर कुकिंग में भी जल्दी से जल्दी हमारा खाना बन जाए बोल के भी इसको यूज किया जाता था। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल के कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। समझ में आया? और इसको कैसे बनाया जाता है वही सेम। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, उसको वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया के साथ अगर ट्रीट करते हैं, तो फाइनली जो है हमें सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अभी बात आता है कि जो सॉल्ट बना उसका नेचर कैसा है। तो याद रखो बच्चों कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं ये नॉन कोरोसिव और एक बेसिक सॉल्ट होते हैं। हो गया। तो जब भी इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हम लोग हीटेड अप करते हैं, ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, जिसको लेटर ऑन हम लोग यूज करने वाले हैं कहां पे, वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में। अभी देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कहां कहां पे होता है। तो सबसे पहले ये जो बेकिंग सोडा होता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर के बनाने में। तो अभी बात आता है कि इसको बेकिंग पाउडर में बनाया किया जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों के दोनों अलग हैं। बेकिंग सोडा जो बनाते हैं ये बेसिकली आपका क्या होता है, चीजों को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम गलती से बेकिंग सोडा यूज कर लेंगे हमारे केक में, तो ये हमारा केक जो है वो नॉर्मली हार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बेकिंग सोडा में अगर हम एक माइल्ड एडिबल एसिड ऐड कर देते हैं, हो गया, जैसे कि आपका मान के चलो कि टार्टरिक एसिड अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनाएगा आपका बेकिंग पाउडर। और इसी के साथ क्या रिलीज करेगा, ये जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होंगे। और जो हमारे ब्रेड जो सॉफ्ट बनते हैं वो किसके वजह से बनते हैं बच्चों, द रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ही हमारे ब्रेड जो होते हैं वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनते हैं। क्लियर है? और कहां कहां पे यूज किया जा सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट फॉर एंटासिड। हम इसको एंटासिड के हिसाब से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर स्टोमक में एक्सेसिव एसिड अगर बढ़ रहा है तो हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एज ए एंटासिड भी बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसी प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पे हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज। अभी जो हीटेड अप होने के बाद जो सोडियम कार्बोनेट जो बना था, तो इसमें क्या होगा बच्चों, अभी थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी बात आता है वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल नेम दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम क्लोराइड इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा का अगर केमिकल नेम अगर आपको पूछता है तो क्या बोलेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल के हम इसे कहते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो यू हैव सीन दैट सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, अब जो है वो हीट करने के बाद, बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद ही मिलता है, बट इसको रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो गिव्स वॉशिंग सोडा। इसको मतलब रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे वाटर के अमाउंट जो है वो ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहता है तो ये जो व्हाट डज द 10H2 सिग्निफाइज, तो डज इट मेक Na2CO3 आपका जो है वो इसको वेट बनाता है या फिर हमें जो है वो कुछ अलग फॉर्म में देखने। तो ये जो होता है बच्चों, ये हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं।
इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो है वो एज ए क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म या फिर सॉलिड फॉर्म में हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो अभी देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा का यूज जो होता है ये इट इज यूज इन द ग्लास, सोप में भी इसको यूज किया जाता है और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज करते हैं। देन इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक आपका बोराक्स यूज में भी या फिर बोराक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज किया जाता है। देन घर के जो काम काज जो रहते हैं या फिर क्लीनिंग पर्पजेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एंड हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी इसी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे हमें और भी एक बात पूछा गया है, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो अभी पूछा गया जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, जैसे 10H2O देखने के लिए मिला है या फिर कुछ और भी क्रिस्टल मिलते हैं, या फिर जहाँ पे बात किया गया है क्या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के बारे में बात किया जाए, तो ये क्रिस्टल एक्चुअली में ड्राई होते हैं क्या बोल के हमें जो है यहाँ पे चेक करना है। तो एक एक्टिविटीज के हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है। हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ कॉपर सल्फेट लेना है। देन उसका कलर जो है हमें सबसे पहले बिफोर हीटिंग उसका कलर देखेंगे और इसका कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर का होता है। और जैसे कि हम इसको हीट करने लगेंगे तो जैसे कि इसी साइड में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है हमें दिख जाएंगे। हो गया। तो और ये आपका जो है वो कॉपर सल्फेट जो है वो कलरलेस हो जाएगा। एंड अगेन इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से जो है अपना कलर ब्लू कलर में फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज दिया गया है, द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हिच सीम्स टू बी ड्राई कंटेंट ऑफ वाटर क्रिस्टल। तो यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन हीटेड द क्रिस्टल्स, हो गया, दिस इज रिमूव एंड टर्न्स व्हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो कलर चेंज करके वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट। देन इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन, अगर हम इसमें फिर से वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमें ब्लू कलर में दिख जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे जो है हमें एक चीज तो कंफर्म हो गया, जो क्रिस्टल होते हैं वो एक्चुअली में ड्राई होते हैं और उनमें वाटर के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। और यहां पे जो है आपको कुछ अदर क्रिस्टल्स का भी नाम जो है याद रखना पड़ेगा बच्चों, जैसे कि यहां पे दिया गया CuSO4.5H2O। हो गया। तो इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोल के भी कहा जाता है। और हम लोग अभी पढ़े कि वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3.10H2O। हो गया। इसके अलावा और एक तरह का क्रिस्टल जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसको हम क्या बोल के कहते हैं, जिप्सम बोल के कहते हैं। जिप्सम का अगर केमिकल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट .2H2O होता है। देन अभी देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले हमें जिप्सम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं, याद रखें बच्चों ये जो पॉइंट या फिर ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है वो आपका खराब हो सकता है। तो कुछ इसी तरह से हम जो है इसको यूज करेंगे। 373 केल्विन में हम इसको अगर यूज करते हैं तो एज ए रिजल्ट ये क्या बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कितने में, आपका CaSO4.5H2O में, और जिसको हम क्या बोल के कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल के कहते हैं। समझ में आया। जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करने के बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है और उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं, वेरियस पर्पजेस के लिए हम यूज करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर यूज फॉर द प्लास्टर। तो किस किस में यूज किया जाता है, अगर किसी का हड्डी टूट गया है तो उसको सपोर्ट करने के लिए या फिर फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि बच्चों हम लोग अभी देखे कि जैसे कि ड्राई करने के बाद अगर हम इसको हीटेड अप कर देते तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं या फिर वाटर के ड्रॉपलेट जो है तो वो रिलीज हो जाते हैं। बट सडनली जैसे कि हम वाटर इसमें ऐड करते हैं तो वो फिर से अपने प्रीवियस फॉर्म में आ जाते हैं। और वो कुछ इसी हिसाब से ही होता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग यूज करते हैं और उसमें अगर पानी डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से स्टिफ बन जाता है या फिर हार्ड बन जाता है। और वो क्या करता है, बोन को जो है अपनी राइट पोजीशन में रखने के लिए काम आता है। तो इसको फ्रैक्चर बोन को ट्रीट करने में भी यूज होता है। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर या फिर वाटर के साथ मिक्स करने के बाद हम जो है इसको व्हाइट पेंटिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। छोटे छोटे टॉयज भी जो होते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी आपका जो है वो बनता है। जो डेकोरेशन मटेरियल जो होता है, जो टॉयज भी बनते हैं, ये किससे बनते हैं, या फिर सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का, या बोल सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का एक क्विक रिवीजन। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखते हैं कि इसी चैप्टर में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमें और पूछे जा सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे पूछा गया है, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन, किचन में यूज्ड होने के अलावा और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है बोल के हमें पूछा गया है, एज ए रॉ मटेरियल बोला गया है बच्चों। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए, वॉशिंग सोडा में डायरेक्टली एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर में यूज नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन रिलीज होता है उसी से ही आपका ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है, या फिर स्लेक लाइम में भी ये डायरेक्टली यूज नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पे बच्चों, 1 और 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो क्या होता है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, या फिर ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ब्लू विट्रियल हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर रहता है, वॉशिंग सोडा में .10H2O प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे भी क्या होता है .2H2O, जिप्सम में भी वाटर के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेकिंग सोडा, इसी में किसी भी तरह का जो है वाटर प्रेजेंट नहीं रहता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Na2CO3.10H2O ईच, ये क्या होता है हमें पूछा गया है, ये क्या होता है, ये हमारा वॉशिंग सोडा ही होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को कितने डिग्री पे हमें हीट करना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। देखो बुक में जो दिया गया है ये 373 केल्विन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें किस हिसाब से पूछा है, ये हमें डिग्री और सेल्सियस के फॉर्म में पूछा है। तो डिग्री और सेल्सियस के फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होगा बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेंट्स। तो कैल्शियम सल्फेट में जो रहता है बच्चों, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव। लाइम वाटर को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलता है बच्चों, हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि ब्लीचिंग पाउडर ही रिलीज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहां पे यूज कर सकते हैं, एज एंटासिड्स तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, हो गया। ये क्लीनिंग एजेंट बैटरी में भी नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप के मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा घुमा दिया है बस, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, Na2CO3.10H2O। देन नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे पूछा गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यहाँ पे फॉर्म होता हुआ हमें दिख जाएगा। देन नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज। वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है, ये क्योंकि वाटर जो है एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, तो वाटर का पीएच वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से बच्चों, कि ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें ये मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ब्राइन क्या होता है, नथिंग बट द सोडियम क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, NaCl। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम जो है हमें बताना है, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर इज। बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर हम किसी भी तरह का या फिर थोड़ा सा टार्टरिक एसिड अगर मिला दे, तो टार्टरिक एसिड कहां पे प्रेजेंट है, तो हमारा ये है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों, बेकिंग पाउडर बोल के कहते हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राइन इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। ब्राइन किसके प्रोडक्शन में यूज होता है, और उसका आंसर होगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एसिड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोसिव इज। कौन सा एसिड जो होता है वो एक्सप्लोसिव के फॉर्म में जो है वो यूज होता है, और उसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड को इसी के हिसाब से आपका जो है वो यूज किया जाता है। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चन। होप ये चैप्टर आप समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।